नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश राजपूत और आपका स्वागत है राजपूत साइंस एंड रिसर्च सेंटर बोडा, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। और आपने पिछली क्लास में देखा था कि हमने चर्चा की थी भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। आप सभी को याद ही होगा कि जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भारत शासन अधिनियम 1919 में एक प्रावधान किया गया था कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अध्ययन के लिए या उसके परिणामों की जांच करने के लिए 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। इसी बीच भारत साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन इसको अपने समय से 2 वर्ष पूर्व ही, यानी ये आना था 1919 से 10 साल बाद, यानी 1929 में। परंतु यहाँ भारत आया मई 1900 भारत इसका गठन किया गया 1927 में। ये भारत में कब से कब तक रहा? तो ये भारत में आया 3 फरवरी से, यानी 3 फरवरी 1928 से ये रहा मार्च 1928 तक। लेकिन इसका गठन कब किया गया था? नवंबर 19, यानी इसका गठन किया गया था नवंबर 1927 में, नवंबर 1927। अब इसमें अपन पहले तो वो कारण देखेंगे कि क्या कारण रहे कि इसको अपने समय से 2 वर्ष पूर्व ही इसका गठन किया गया। तो इसके कारण देख लेते हैं क्या क्या कारण रहे। तो इसका समय से पूर्व आने के कारण, इसका पहला प्रमुख कारण रहा कि ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाले थे 1929 में। तो वहां पर 2 पार्टी मुख्य रूप से, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी को आभास था कि लेबर पार्टी आम चुनाव में जीत जाएगी और वो भारत को कुछ अधिक रियायतें या उसके भारत के प्रति सहानुभूति रखती थी। तो ऐसा नहीं हो कि अगर मान लो लेबर पार्टी की सरकार बने और लेबर पार्टी इस साइमन कमीशन, एक कमीशन का गठन करे तो भारत को कुछ ज़्यादा रियायतें दे दे। इस कारण भी इसे समय से पहले जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री वाली पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, उसने इसको 1927 में ही गठित कर दिया। तो अपन लिख देते हैं इंग्लैंड में, यानी ब्रिटेन में, ब्रिटेन ज़्यादा शब्द सही रहेगा, ब्रिटेन में आम चुनाव। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, तो असहयोग आंदोलन भी स्थगित हो चुका था। तो इस बीच गांधी जी का प्रभाव आम जनता पर कम था और उसमें अगर गांधी जी का जनता पर प्रभाव कम है, अर्थात अंग्रेजों का प्रभाव ज्यादा है, तो असहयोग आंदोलन के असफल होने के कारण भी इसको समय से पहले लाया गया। असहयोग आंदोलन असफल, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, पूरी बात आपको समझा। तीसरा कारण था कि आप सभी जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 जो था उसमें उससे भी असंतुष्ट थी भारतीय जनता। तो उनको संतुष्टि देने के लिए, यानी प्रांतों में स्वायत्ता देने के लिए भी, या कोई नया कमीशन या नया आयोग या नया कुछ कह सकते हैं कि कोई एक्ट पारित के लिए जनता का, भारतीय जनता का दबाव था अंग्रेजों पर। इस कारण से भी इसको जल्दी लाया गया। अगला कारण अगर अपन देखें तो अगले कारण में जो नव युवक थे, यानी युवक संगठन, मजदूर संगठन, इनकी में एकता हो रही थी, क्या हो रही थी, यानी संगठित हो रहे थे। और इनकी विचारधारा थी समाजवादी होती जा रही थी। समाजवादी यानी रूसी, यानी रशियन, यानी रूसी क्रांति की ओर जा रही थी इनकी विचारधारा। तो इनकी विचारधाराओं में भी चेंजेस लाने के लिए समय से पहले साइमन कमीशन का गठन किया गया। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि इसका नाम साइमन कमीशन क्यों रखा, क्योंकि इसमें जो सदस्य थे, 7 जो सदस्य थे, उनके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। उनकी अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था, इसलिए इसका नाम रखा है साइमन कमीशन। अब आगे अपन चर्चा करें, ये तो कारण हुआ इसको समय से पहले लाने की। अब भारत में इसका विरोध भी हुआ, तो विरोध किन किन कारणों से हुआ और क्यों हुआ वो भी अपन देख लेते हैं। अगर आपको ये सभी बातें समझ में आई है तो आप अच्छी बात है, और नोट भी करते चले साथ में। अब जैसे अपन आगे देखते हैं इसको,
क्या कारण है, विरोध के क्या कारण है, भारतीयों ने इसका विरोध किया। जैसे आपने सुना होगा गो बैक के नारे लगे और इसी बीच लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई लाहौर में इनका विरोध करते हुए। तो इसको विरोध को देखें अपन क्यों। तो पहले तो इसमें जो सदस्य हैं उसके बारे में अगर अपन देख लें तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो जिसमें सदस्य थे वो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, जिसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। और इसमें एक भी भारतीय नहीं था। पहला का एक भी भारतीय नहीं, यानी लिख लेता हूं भारतीय नहीं। अब बात तो ये सोचने की है भारतीय नहीं कि भारत के संविधान या भारत के लिए ही आए हैं चर्चा करने या उसकी जानकारी लेने, समस्याओं के निराकरण के लिए, और उसमें भारतीय ही नहीं, तो ये तो कहीं ना कहीं तक सही बात है ही नहीं। दूसरे कारण की अगर अपन बात करें तो इसमें उत्तरदायी शासन की व्यवस्था नहीं थी। उत्तरदायी शासन की व्यवस्था इस रिपोर्ट में नहीं थी। और इसका विरोध इतना हुआ कि भारत नहीं आया उससे पहले इसके साइमन गो बैक के नारे। इसमें अगर अपन देखें इस समय जो महत्वपूर्ण पार्टियां थी जिन्होंने इसका विरोध किया था उसमें एक तो थी आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरी थी हिंदू महासभा, उसके बाद एक थी लेबर यानी मजदूर पार्टी, कह सकते हैं, मजदूर संघ कह सकते हैं, और एक थी कम्युनिस्ट फेडरेशन, ऐसे कुछ करके कम्युनिस्ट लिबरल फेडरेशन लिख देता हूं, कम्युनिस्ट लिबरल फेडरेशन। ये मुख्य पार्टियां थी जिन्होंने इसका विरोध किया था। लेकिन किन किन सदस्यों ने इसका विरोध नहीं किया तो वो देखते हैं। जो पूंजीपति थे, पूंजीवादी लोग थे, यानी जो रियासतों से संबंधित थे, बड़े बड़े रियासत, ये कह सकते हैं कि जो पूंजीपति लोग थे इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आई हो तो अपन आगे बढ़े। अब अपन चर्चा इसको करेंगे कि भारत कब आया। आप सभी को याद ही होगा कि अपन भारतीय संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने भारत परिषद एक्ट 1858, 1861, 1909, 1919 पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं साइमन कमीशन के बारे में। अब ये आया भारत में 3 फरवरी 1928 को, क्योंकि आपको याद है नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था। ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी जो कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने इसका गठन किया था। अब ये आया बंबई, इसका इतना विरोध हुआ कि जैसे ही बंबई आया, अब बंबई साइमन कमीशन मतलब इसके सदस्य कह सकते हैं, ये भारत के विभिन्न हिस्सों में घूमे और जहां भी ये घूमे वहां पर इसका विरोध ही हुआ। बंबई में इसका विरोध हुआ। उसके बाद ये दिल्ली गया, दिल्ली में भी इसको काले झंडे दिखाए और उसके बाद साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, यानी साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। इसी बीच भारत के सभी नेताओं ने या सभी लोगों ने इसका विरोध किया, और विरोध किया तो एक घटना इस बीच की है लाहौर की। लाहौर में लाला लाजपत राय, मैं लाजपत राय लिख देता हूं, लाजपत राय इसमें जुलूस के दौरान जुलूस निकाल रहे थे इसके विरोध में, तो वहां पर अंग्रेजों ने यानी सरकार ने लाठीचार्ज कर दी, और इस बीच इनकी लाठियों की वजह से घायल हो गए। लाठियां जब इन्होंने लाठीचार्ज की, लाठी इनको लगी, सिर में लगी और घायल हो गए, और उसके 2 सप्ताह बाद इनकी मृत्यु हो गई। फिर भी अंग्रेजों ने इसको मतलब लाठीचार्ज या ने इसको दमन करने की कोशिश की। वहीं अगर अपन उत्तर प्रदेश की बात करें यानी लखनऊ की, लखनऊ में भी सरकार है ना, अंग्रेजों ने दमनकारी नीति अपनाई, फिर भी इसका विरोध होता रहा। और लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर लीडर थे, यानी इसका विरोध करने में लीड यानी एक नेता के रूप में भूमिका निभा रहे थे, और साइमन गो बैक का नारा यहाँ पर भी लग रहा था।
यहीं पर बात करें लखनऊ में नेहरू जी के साथ साथ गोविंद वल्लभ पंत ने भी नेहरू जी के साथ थे। और कलकत्ता की बात करें, कलकत्ता में यहाँ पर लीडर के रूप में कौन थे? एस बोस। अब एस बोस से आप सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर एक प्रमुख नेता के रूप में रहे। तो आपको इतनी बातें समझ आई होगी कि अपन ने क्या क्या चीज पढ़ी, साइमन कमीशन कब भारत आया और उसके बाद समय से पहले क्यों आया, ये भी कारण पढ़ा अपन ने। और फिर अपन ने देखा कि इसका विरोध क्यों हुआ और कहाँ कहाँ मुख्य रूप से हुआ। पूरे भारत में जहाँ भी साइमन कमीशन गया वहां पर इसका विरोध हुआ। इसके बाद भी साइमन कमीशन के विरोध के बाद भी यहाँ पर उसकी रिपोर्ट उसने प्रस्तुत की। यह आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और फिर अपने को पता चलता है क्वेश्चन ना जाने कहाँ से आए। आगे देखें इसकी रिपोर्ट के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि इसने रिपोर्ट अपनी 1930 में दी। कब दी? 1930 में। तिथियों को आप एक सीक्वेंस से लेके चलेंगे तो आपको हर एक बात समझ में आएगी सिस्टमेटिक तरीके से। अगर अपन आगे पीछे हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने को याद रखने में भी समस्या आएगी। पहला उन्होंने रिपोर्ट में अपने बताया कि देव शासन की समाप्ति। अब मैं देव शासन आपको नहीं बताऊंगा, आपको पिछली क्लास देखना होगा, समझ में आया होगा। जहाँ नहीं आया वहाँ आप कमेंट करके बता सकते हैं। देव शासन की समाप्ति के लिए मैं कट लगा देता हूँ। और थोड़ा सा आप ध्यान ये रखना कि जो भी इसमें रिपोर्ट में दिया गया है ये सभी भारत शासन अधिनियम 1935 में माना गया है। कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 में ली गई है साइमन कमीशन में से। और यदि अपन अगली बात करें तो प्रांतों में स्वायत्त शासन, इसकी भी इसमें रिपोर्ट में चर्चा गई। और अगला प्रांतों के जो गवर्नर थे, ये सब अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा है। प्रांतों के गवर्नर जिसे अब वर्तमान में राज्यपाल कहते थे, गवर्नर को विशेषाधिकार, उसके बाद चौथे की बात करें केंद्र में संघीय शासन की व्यवस्था की संभावना सब शब्द अपन पढ़ेंगे कि कौन सा का क्या अर्थ होता है, संघीय क्या होता है, प्रांतीय क्या होता है, अर्ध संघात्मक क्या होता है। इन सभी चीजों को अपन आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो 3-4 पॉइंट आपको समझ में आए, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट रहा है इसमें कि बर्मा वर्तमान का म्यांमार, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अब ये रिपोर्ट है, ये लागू बाद में हुई। आप ध्यान रखेंगे तो आप बाद में पढ़े कि सर इसको तो बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 में अलग किया गया या 1935 में अलग किया गया। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। ये रिपोर्ट है, इसको बाद में माना है भारत शासन अधिनियम 1935 में। उसके बाद इसी में अगली चर्चा करें कि जो सिंध प्रांत है, जो वर्तमान का पाकिस्तान वाले हिस्से में, इसको बम्बई प्रांत से अलग कर दिया गया। बम्बई प्रांत से पहले का बम्बई प्रांत कह सकते हैं कि जब राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था, उससे पहले पूरा गुजरात और पूरा महाराष्ट्र ये पूरा बम्बई प्रांत कहलाता था। तो पहले बम्बई प्रांत से सिंध प्रांत को अलग कर दिया गया। उसके बाद जो सेना थी उसका भारतीकरण कर दिया गया। सेना का भारतीकरण। तो इतनी बातें पूरी अपन ने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखिए ताकि आपको परीक्षा में भी ये आपके लिए एक उपयोगी क्लास साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।